इंसान सोचता है कि विज्ञान ने दुनिया के हर कोने को रोशनी से भर दिया है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रोशनी जाने से पहले खुद दम तोड़ देती है। ऐसा ही एक रास्ता है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66, जिसे लोग नरसिंहपुर का शापित हाईवे कहते हैं। अगर कभी रात के ठीक 12 बजे इस सूने रास्ते पर आपके कदम पड़ जाएं और पीछे से कोई बहुत धीमी मासूम आवाज में आपको पुकारे, भैया, ओ भैया, तो अपनी जान की भीख मांगना, लेकिन भूल कर भी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि जिसने भी उस आवाज पर भरोसा किया उसने अपनी परछाई को हमेशा के लिए खो दिया, और बिना परछाई का इंसान सिर्फ एक मांस का लोथड़ा रह जाता है, जिसके अंदर रूह नहीं, सिर्फ खौफ जिंदा रहता है। हेलो दोस्तों, मिस्ट्री हंटर्स इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राघव। इस वक्त रात के ठीक 11:45 हो रहे हैं और हम इस वक्त किसी आम सड़क पर नहीं हैं। हमारे दाएं और बाईं तरफ जो घना जंगल आप देख रहे हैं, यह नरसिंहपुर का इलाका है। जी हां, वही नरसिंहपुर, जहां पिछले 24 दिनों के भीतर 9 लोग रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाए गए। पुलिस की फाइलों में दर्ज है कार्डियक अरेस्ट, यानी दिल का दौरा, लेकिन स्थानीय अखबारों और यहां के आदिवासियों की माने तो उन लाशों में एक बात समान थी, उनकी परछाई गायब थी। आज मैं और मेरा कैमरामैन दोस्त अमित इस हाईवे की सच्चाई को अपने इस कैमरे में कैद करने जा रहे हैं। राघव भाई, मुझे यह आइडिया शुरू से ही बकवास लग रहा था। देख, नेटवर्क पूरी तरह जा चुका है। फोन का जीपीएस भी पिछले 10 मिनट से एक ही जगह पर अटका हुआ है। हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। इंटरनेट के व्यूज और लाइक्स के चक्कर में हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अरे डर मत अमित, तू तो ऐसे डर रहा है जैसे सच में कोई चुड़ैल आकर तेरी कार का रास्ता रोक लेगी। हम जर्नलिस्ट हैं भाई, हमारा काम अंधविश्वास का पर्दाफाश करना है। राघव, यह रेडियो बंद क्यों नहीं हो रहा है? मैंने पावर बटन दबा दिया है। शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है या गाड़ी की वायरिंग में कोई शॉर्ट सर्किट। ये क्या था राघव? वह बिल्ली, उसने कैसी आवाज निकाली? देखता हूं, तू अंदर ही रह। राघव कार से बाहर कदम रखता है। बाहर की हवा बर्फीली ठंडी है। कोहरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। राघव टॉर्च जलाता है। जैसे ही वह बिल्ली के पास पहुंचता है, उसे दिखता है कि बिल्ली के चारों तरफ सड़क पर काले रंग के गाढ़े द्रव से कुछ लिखा हुआ है। राघव कैमरे को उस लिखावट पर फोकस करता है। लिखा है मरणम। मरणम संस्कृत में इसका मतलब मौत होता है। अमित नीचे आओ, देखो यहाँ किसी ने प्रैंक किया है। अमित डरते डरते कार का दरवाजा खोलकर बाहर आता है। कार का इंजन अभी भी चालू है और हेडलाइट्स जल रही हैं। अमित राघव के पास खड़ा होता है। तभी कार के पीछे की तरफ से एक आवाज आती है, टिक टिक टिक, जैसे कोई छोटी उंगलियों से कार की डिक्की पर थपथपा रहा हो। राघव, पीछे पीछे कोई है। कौन है वहां? बाहर आओ, हम पुलिस को फोन कर रहे हैं। कार की पिछली डिक्की के पास कोहरे में से एक छोटी सी आकृति उभरती है। उसकी ऊंचाई मुश्किल से 1.5 फीट है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कोई 3 साल का बच्चा स्कूल बैग टांगे खड़ा है। उसने नीले रंग का एक फटा हुआ फ्रॉक जैसा कपड़ा पहना हुआ है। उसका सिर नीचे झुका हुआ है। बच्चे, तुम इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वह आकृति कोई जवाब नहीं देती।
वह धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाना शुरू करती है। कैमरा उसके चेहरे पर जूम इन होता है। जैसे जैसे उसका चेहरा रोशनी में आता है, राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस आकृति का कोई चेहरा नहीं है, न आंखें, न नाक, न मुंह। उसकी पूरी खोपड़ी पर केवल चिकनी सफेद चमड़ी मड़ी हुई है और उस चमड़ी के बिल्कुल बीचों बीच एक बड़ी पीली बिल्ली जैसी आंख उभरी हुई है, जो बिना पलक झपकाए राघव को देख रही है। भूत! राघव भागो! वह 1.5 फुटिया जीव अचानक एक अमानवीय गति से हवा में छलांग लगाता है। वह कार की छत पर बैठ जाता है। कार की छत उसके वजन से अंदर की तरफ धंस जाती है। धड़ाम! राघव घबराकर पीछे गिरता है। उसका कैमकोडर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रहती है। जमीन पर गिरे कैमरे के लेंस से जो दिख रहा है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कार की हेडलाइट की तेज रोशनी सड़क पर पड़ रही है। राघव की लंबी परछाई सड़क पर साफ दिख रही है, लेकिन अमित, जो कार के बम्पर के पास खड़ा है, उसकी कोई परछाई सड़क पर नहीं बन रही है। अमित के ठीक पीछे की सड़क खाली है, जैसे वहां कोई खड़ा ही न हो। अमित, तुम्हारी परछाई, पीछे देखो। अमित जैसे ही अपने पीछे देखता है, वह पाता है कि उसकी परछाई जमीन पर नहीं है, बल्कि वह 1.5 फुटिया जीव कार की छत पर बैठा हुआ अमित की परछाई को हवा में किसी अदृश्य धागे की तरह खींच रहा है। वह परछाई अमित के पैरों से अलग होकर उस जीव के मुंह के अंदर समा रही है। राघव अमित को पूरी ताकत से खींचकर कार के अंदर धकेलता है। वह खुद ड्राइवर सीट पर बैठता है, चाबी घुमाता है, इंजन एक बार गर्माता है, खिड़की और बंद हो जाता है। ऊपर छत पर बैठा जीव अपने नुकीले नाखूनों से कार के शीशे को खरोंच रहा है। क्रैच क्रैच। राघव तीसरी बार पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाकर चाबी घुमाता है। कार अचानक झटके से स्टार्ट हो जाती है। राघव रिवर्स गियर डालता है, गाड़ी को तेजी से घुमाता है और हाईवे पर वापस भागने लगता है। कार की स्पीड 120 पर है। अमित बगल की सीट पर बेसुध पड़ा है। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका है। राघव बार बार उसका चेहरा थपथपा रहा है। अचानक आगे सड़क के किनारे एक मध्यम पीली रोशनी दिखाई देती है। एक पुराना खस्ताहाल ढाबा है, जिसका साइन बोर्ड आधा टूटा हुआ लटका है। उस पर लिखा है शुद्ध वैष्णो ढाबा। ढाबे के बाहर एक लाल रंग का पुराना बल्ब टिमटिला रहा है। राघव कार को अचानक ढाबे के सामने रोकता है। वह अमित को सहारा देकर कार से बाहर निकालता है। अमित के पैर जमीन पर टिक नहीं रहे हैं, वह किसी कठपुतली की तरह ढह रहा है। राघव उसे घसीटते हुए ढाबे के अंदर बेंच पर बैठाता है। ढाबे के अंदर का नजारा अजीब है। चारों तरफ धूल जमी है, बर्तनों पर काली काई लगी है। चूल्हे के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसने एक मैली सी शॉल ओढ़ रखी है। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है और उसकी आंखें मोतियाबिंद की वजह से पूरी सफेद हैं। लेकिन वह बिना देखे चूल्हे पर एक बड़े बर्तन में कुछ उबाल रहा है। बर्तन में से निकलने वाला धुआं काला और बदबूदार है। बाबा, प्लीज मदद कीजिए। मेरे दोस्त को पता नहीं क्या हो गया है। रास्ते में कोई अजीब चीज मिली थी। इसके मुंह से झाग निकल रहा है। कोई डॉक्टर है आसपास? आसपास कोई डॉक्टर नहीं है बेटा। जो बीमारी इंसानी जिस्म की होती है उसे डॉक्टर ठीक करता है, लेकिन जिसके जिस्म की छांव ही चोरी हो गई हो उसे सिर्फ यमराज का बुलावा आता है। आपको कैसे पता कि इसकी परछाई? क्योंकि इस हाईवे पर भटकने वाला मैं पहला मुसाफिर नहीं हूं। तुमने 1.5 फुटिया को देखा है ना, वह कोई बच्चा नहीं है। वह इस हाईवे की भूख है, और उस भूख के पीछे जो रीढ़ है वह है लाल घूंघट वाली मंजू की रूह। बैठो, मैं तुम्हें इस हाईवे का वो सच बताता हूं जो कभी फाइलों में दर्ज नहीं हुआ। अरे ओ सुखा, 3 महीने का लगान बकाया है तेरा। या तो आज पैसे निकाल या अपनी इस जमीन के कागजात मेरे नाम कर, वरना याद रख, इस गांव में तेरी चिता जलाने के लिए भी 2 गज जमीन नहीं छोड़ूंगा। जमींदार साहब, मेरे बापू बीमार हैं,
और जमीन के कागजात हम आपको कभी नहीं देंगे। ये जमीन हमारे पुरखों की है, आपके बाप की बपौती नहीं। तेरी इतनी मजाल, एक मामूली किसान की छोरी मुझसे जुबान लड़ाएगी? लठ है तू, उठा लो कागजात और जो आड़े आए उसे खत्म कर दो। जमींदार के गुंडे झोपड़ी के अंदर घुसकर तोड़-फोड़ करने लगते हैं। सुखा को लाठियों से पीटा जाता है। मंजू जमीन के असली कागजात को अपनी छाती से लगाती है और छोटी बहन माया का हाथ पकड़कर पीछे के दरवाजे से जंगल की तरफ भागती है। रात का समय है, बिजली कड़क रही है। मंजू भागते भागते थक जाती है। जंगल के बीच में एक बहुत पुराना, सूखा और गहरा कुआं है। कुएं के चारों तरफ कंटीली झाड़ियां हैं। मंजू वहां रुकती है। तभी भैरव सिंह अपने 2 गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल है। अब कहां भागेगी छोरी? आगे कुआं है और पीछे तेरी मौत। दे दे कागजात। मैं मर जाऊंगी जमींदार, लेकिन तुझे ये कागजात कभी नहीं दूंगी। इस जमीन पर तेरा शाप लगेगा। भैरव सिंह आगे बढ़ता है और कागजात छीनने के लिए मंजू पर झपट्टा मारता है। खींचातानी में मंजू का पैर फिसलता है। भैरव सिंह उसे बचाने की बजाय जानबूझकर उसकी छाती पर एक जोरदार लात मारता है। मंजू का संतुलन बिगड़ता है और वह सीधे उस गहरे कुएं में गिर जाती है। पेड़ के पीछे छिपी छोटी बहन माया यह सब देख लेती है। वह सदमे में अपनी हथेली को दांतों से काट लेती है ताकि उसकी चीख बाहर न निकले। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं जो गुस्से में बदल जाते हैं। आधी रात का समय है। माया गांव के सबसे खौफनाक कोने काला श्मशान में पहुंचती है। वहां चारों तरफ जलती हुई चिताएं हैं। एक पेड़ के नीचे एक अघोरी तांत्रिक बैठा है। उसके पूरे शरीर पर इंसानी राख, भस्म मढ़ी हुई है। उसके गले में खोपड़ियों की माला है। वो एक जलती हुई खोपड़ी में कुछ पी रहा है। बाबा, मुझे न्याय चाहिए। जमींदार ने मेरी दीदी को मार डाला। मुझे ऐसा बदला चाहिए कि पूरा नरसिंहपुर थर थर कांपे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरी आत्मा ले लो, लेकिन मुझे ताकत दो। ताकत मुफ्त में नहीं मिलती लड़की। इसके लिए तुझे अपनी परछाई और अपनी रूह का सौदा करना होगा। क्या तू तैयार है अपनी परछाई को नर्क के हवाले करने के लिए? हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण शुरू करता है। ऐवम ह्रीं क्लीं भैरवाय। जागृत जागृत। हवा का रुख बदल जाता है। चिताओं की आग नीली हो जाती है। तांत्रिक एक तेज छुरा माया की उंगली पर मारता है। खून की बूंदें एक छोटी सी लाल सूती पोटली पर गिरती हैं। तांत्रिक उस पोटली पर मंत्र फूंकता है। अचानक माया के पैरों के नीचे की जमीन फटने लगती है। उसमें से गाढ़ा काला धुआं निकलता है। उस धुएं के बीच से एक बेहद घिनौनी बौनी आकृति बाहर आती है। यह 1.5 फुटिया का पहला जन्म है। उसका चेहरा नहीं है। ये है 1.5 फुटिया, तेरी नफरत से जन्मा पिशाच। और उस कुएं में जो मंजू की रूह है वह अब बन चुकी है लाल घूंघट वाली चुड़ैल। इस पोटली को जब तक सुरक्षित रखोगी ये दोनों तुम्हारी गुलामी करेंगे। जाओ, अपना बदला लो। जमींदार भैरव सिंह अपनी खुली जीप में उसी हाईवे से गुजर रहा है। वह शराब के नशे में धुत है। अचानक गाड़ी की हेडलाइट के सामने कोहरे में एक औरत खड़ी दिखाई देती है। उसने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना है और लंबा घूंघट निकाला हुआ है। अरे हो सुंदरी, इतनी रात को इस सूनी सड़क पर क्या कर रही हो? आओ, मेरी गाड़ी में बैठो। वह औरत धीरे धीरे घूंघट उठाती है। घूंघट के पीछे कोई चेहरा नहीं है, सिर्फ मांस का सड़ा हुआ लोथड़ा है। यह मंजू की रूह है। भैरव सिंह के होश उड़ जाते हैं। वह जीप को रिवर्स करने की कोशिश करता है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती। तभी जीप के नीचे से 1.5 फुटिया निकलता है। वह जीप के बोनट पर कूदता है। वह अपनी बड़ी पीली आंख से जमींदार की तरफ देखता है। जमीन पर जमींदार की जो परछाई पड़ रही थी, वह परछाई अपने आप उठकर खड़ी हो जाती है और जमींदार का गला दबाने लगती है। 1.5 फुटिया उस परछाई को खींचकर चबाने लगता है। जमींदार तड़प तड़प कर जीप के अंदर ही दम तोड़ देता है। लेकिन बेटा, नफरत की आग ऐसी होती है जो एक बार सुलग जाए
तो यह नहीं देखती कि सामने दुश्मन है या दोस्त। बदला लेने के बाद वह जिन्न और मंजू की रूह बेकाबू हो गए। उन्होंने छोटी बहन माया को भी नहीं बख्शा और उसे भी उसी कुएं में खींच लिया। तब से यह पूरा हाईवे उनका शिकार गाह बन चुका है। बाबा, अगर ये सच है तो मेरे दोस्त अमित को कैसे बचाया जाए? समय कम है राघव। सुबह की पहली किरण से पहले कुएं में जाकर उस लाल पोटली को जलाना होगा, वरना। अचानक ढाबे की बत्तियां बुझ जाती हैं। राघव अपनी टॉर्च जलाता है। वहां न तो कोई बेंच है, न चूल्हा और न ही वह बूढ़ा आदमी। राघव एक खंडहर हो चुकी इमारत के बीचों बीच खड़ा है। अमित जमीन पर लेटा हुआ है और उसका दम घुट रहा है। राघव उसे कंधे पर लाद कर कार की तरफ भागता है, लेकिन कार के सारे टायर फटे हुए हैं। राघव अमित को पीठ पर कसता है और घने पेड़ों के बीच बने एक रास्ते पर दौड़ने लगता है। तभी सामने एक ऊंची पहाड़ी दिखाई देती है, जिसके ऊपर एक प्राचीन आधा टूटा हुआ शिव मंदिर है। मंदिर के शिखर पर एक बड़ा सा लोहे का त्रिशूल लगा है। राघव अमित को लेकर मंदिर के गर्भगृह के अंदर पहुंचता है। मंदिर के बीच में एक विशाल शिवलिंग है। शिवलिंग के सामने एक बूढ़ा अघोरी बैठा है, बाबा रुद्रनाथ। बाबा रक्षा कीजिए, मेरे दोस्त की परछाई गायब हो गई है। तुम्हारे दोस्त पर 1.5 फुटिया का काला साया है। अगर अगले 15 मिनट के भीतर वह परछाई बाहर नहीं आई तो यह लड़का हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम्हें जंगल के उस कुएं में जाकर उस लाल पोटली को जलाना होगा। वह बाबा मैं जाऊंगा, मुझे रास्ता बताइए। बाबा रुद्रनाथ शिवलिंग के पास से एक तांबे की छोटी डिब्बी उठाते हैं, जिसमें श्मशान की सिद्ध भस्म है। वे वह डिब्बी राघव को देते हैं और एक माचिस भी देते हैं। यह महाकाल के चरणों की भस्म है, इसे अपने माथे पर लगाओ। जब तक यह भस्म तुम्हारे माथे पर रहेगी, कोई भी बुरी आत्मा तुम्हें छू नहीं पाएगी। जाओ पुत्र। अचानक मंदिर का दरवाजा टूट जाता है। लाल घूंघट वाली चुड़ैल और 1.5 फुटिया वहां आ धमकते हैं। बाबा रुद्रनाथ अपना त्रिशूल उठाते हैं और गरजते हैं, राघव भाग, पीछे के रास्ते से भाग, मैं इन्हें यहां रोकता हूं। राघव मंदिर के पिछले दरवाजे से जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। राघव पागलों की तरह जंगल में दौड़ रहा है। उसके माथे पर लगी भस्म पसीने के कारण धीरे धीरे बह रही है। सामने एक छोटा सा साफ मैदान है, जिसके बीचों बीच वही पुराना काला पत्थर का कुआं है। कुएं के मुहाने से अजीब सा गाढ़ा हरा कोहरा बाहर निकल रहा है। कुएं के चारों तरफ सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां बिखरी पड़ी हैं। राघव कुएं के पास पहुंचता है। जैसे ही वह कुएं के घेरे के अंदर पैर रखता है, उसके माथे की भस्म पूरी तरह सूख कर गिर जाती है। कहां है वो लाल पोटली? तभी आसमान से लाल घूंघट वाली चुड़ैल सीधे राघव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा आधा जला हुआ है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसकी उंगलियां लंबी होकर राघव का गला पकड़ लेती हैं। राघव हवा में उठ जाता है। उसका दम घुटने लगता है। तू अपनी जान गंवाने आया है लड़के, तेरी परछाई भी अब मेरी होगी। राघव गला घुटने के बावजूद अपनी जेब से बाबा की दी हुई बची हुई भस्म की पुड़िया निकालता है और पूरी ताकत से चुड़ैल के चेहरे पर फेंक देता है। चुड़ैल का चेहरा जलने लगता है और वह दर्द से तड़पती हुई राघव को छोड़ देती है। राघव जमीन पर गिरता है। तभी जमीन के नीचे से अचानक 1.5 फुटिया निकलता है और राघव के टखनों को पकड़कर उसे कुएं की तरफ खींचने लगता है। राघव का आधा धड़ कुएं के अंदर लटक जाता है। कुएं के अंदर झांकते ही राघव को दिखता है कि नीचे तड़पती हुई आत्माओं के सैकड़ों चेहरे हैं। राघव अपने दूसरे पैर से जिन्न के चेहरे पर लात मारता है। लात मारते समय राघव का हाथ कुएं के किनारे जमी एक बड़ी सूखी झाड़ी के अंदर जाता है। वहां उसे वो शापित लाल पोटली मिल जाती है। राघव कांपते हाथों से माचिस की तीली निकालता है और बॉक्स पर रगड़ता है। तीली जल उठती है। राघव जलती हुई तीली को सीधे उस लाल पोटली पर रख देता है। लाल पोटली से नीले रंग की आग की लपटें निकलती है। जैसे ही पोटली पूरी जलती है, 1.5 फुटिया का शरीर बीच से फटने लगता है और वह काली राख में बदल जाता है।
लाल घूंघट वाली चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वह चिल्लाती हुई कुएं के अंदर गिर जाती है। कुएं से धुएं का एक बड़ा गुबार निकलता है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। जंगल का डरावना कोहरा धीरे धीरे छंटने लगता है। सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ती है। चिड़ियों के चहकने की मधुर आवाज आने लगती है। राघव कुएं के किनारे होश में आता है। वह लड़खड़ाते कदमों से वापस पहाड़ी वाले शिव मंदिर की तरफ भागता है। जब वह मंदिर पहुंचता है तो देखता है कि मंदिर का माहौल शांत है। बाबा रुद्रनाथ वहां नहीं है, लेकिन शिवलिंग के पास अमित उठकर बैठा हुआ है। अमित, मेरे भाई। राघव भाई, क्या हुआ था मुझे? हम यहाँ मंदिर में क्यों हैं? मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। कुछ नहीं भाई, सब ठीक है। हम जीत गए। चल, अब यहां से घर चलते हैं। दोनों पहाड़ी से नीचे उतरते हैं। हाईवे पर उनकी कार खड़ी है। कार ठीक है। राघव ड्राइवर सीट पर बैठता है। कार एक ही बार में स्टार्ट हो जाती है। दोनों कार से वापस शहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। गाड़ी चल रही है। राघव का मूड अब थोड़ा हल्का हो गया है। वह डैशबोर्ड पर रखे अपने कैमकॉर्डर को उठाता है। कैमरे का लेंस ऑन है। वह कैमरा अपनी तरफ करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, नरसिंहपुर का शापित हाईवे आज से पूरी तरह सुरक्षित है। अमित अब बिल्कुल ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलते बोलते राघव का ध्यान कार के फ्रंट रियर व्यू मिरर, बीच वाले शीशे पर जाता है। उस शीशे में पीछे की सीट और बगल में बैठे अमित का चेहरा दिखना चाहिए। राघव शीशे में ध्यान से देखता है। शीशे के अंदर अमित का जो चेहरा दिख रहा है वह अमित का नहीं है। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती है।